आज की वीडियो में हम समझते हैं 1948 से 50 के बीच भारत की रियासतों का आपस में विलय क्यों हुआ। कई रियासतें इतनी छोटी थी कि वे अकेले सरवाइव नहीं कर सकती थी। पटेल ने उन्हें मिलाकर बड़े भौगोलिक क्षेत्र बनाए। उदाहरण के लिए गुजरात की दर्जनों छोटी रियासतों को मिलाकर सौराष्ट्र राज्य बनाया गया। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो राज्यों को 1950 में 4 श्रेणियों में विभाजन किया गया। पार्ट ए, बी, सी, डी ये एक अस्थायी व्यवस्था थी जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रांत और रियासतों के संघ अलग-अलग श्रेणियों में थे। पूर्वोत्तर को भारत संघ में शामिल करना 1947 के सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर में से एक था। मध्य या पश्चिमी भारत की रियासतों के विपरीत एंशिएंट एम्पायर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इंडिपेंडेंट ट्राइबल चीफ और ब्रिटिश प्रशासित सीमावर्ती क्षेत्रों का एक मिला-जुला रूप था। इसलिए पूर्वोत्तर के भारत में शामिल होने का कोई एक तरीका नहीं था। ये मुख्य रूप से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से राजाओं द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइबल एग्रीमेंट के माध्यम से अलग-अलग तरीकों से काउंसिल एंड ट्राइब्स के साथ हुआ। वे 3 राज्य जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। पूर्वोत्तर के केवल 3 क्षेत्रों को ही प्रिंसली स्टेट के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जिनके शासकों के पास विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का कानूनी अधिकार था। आजादी से कुछ दिन पहले 11 अगस्त 1947 को महाराजा बोधचंद्र सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने इस शर्त पर रक्षा, विदेश मामले और संचार भारत सरकार को सौंपे कि मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। 1948 में मणिपुर ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इसने अपना खुद का संविधान बनाया और वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उन पहले हिस्सों में से था जहां लोकतांत्रिक चुनाव हुए। जून 1948 को मणिपुर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची और चुनी हुई विधानसभा बनी। 1949 में चीन में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति सफल हो रही थी। भारत सरकार को डर था कि यदि म्यांमार की सीमा से सटा मणिपुर पूरी तरह भारत का हिस्सा नहीं बना, तो यह संवेदनशील सीमावर्ती इलाका कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रभाव में आ सकता है। उस समय बर्मा में आंतरिक उथल-पुथल चल रही थी। भारत अपनी उत्तर-पूर्वी सीमा पर एक ऐसा राज्य नहीं चाहता था जो प्रशासनिक रूप से पूरी तरह भारत के नियंत्रण में ना हो। उन्हें डर था कि यदि मणिपुर को फुल इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई, तो भविष्य में वो भारत से पूरी तरह अलग होने की मांग भी कर सकता है। मणिपुर के कुछ राजनीतिक लोग खुद भारत में पूर्ण विलय चाहते थे, ताकि महाराजा की शक्तियां खत्म हो, जबकि कुछ अन्य दल पूर्ण स्वायत्तता के पक्ष में थे। भारत सरकार को लगा कि इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा कोई भी बाहरी ताकत उठा सकती है। इसलिए प्रशासन को सीधे अपने हाथ में लेना उन्हें सबसे सुरक्षित रास्ता लगा। 21 सितंबर 1949 को भारत सरकार के अधिकारियों ने महाराजा को शिलांग बुलाया और पूर्ण मर्जर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए समझाया गया। महाराजा ने सितंबर 1949 में एक फुल मर्जर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद मणिपुर पूरी तरीके से भारत का हिस्सा बन गया। 15 अक्टूबर 1949 को भारत सरकार ने मणिपुर प्रशासन पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। चुनी हुई मणिपुर विधानसभा को भंग कर दिया गया और मणिपुर का दर्जा घटाकर उसे पार्ट सी स्टेट बना दिया गया, जिसका शासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर चलाने लगे। शिलांग के बंगले में महाराजा को सेना के सिक्योरिटी में रखने से मणिपुर के एक बड़े हिस्से में ये संदेश चला गया कि ये मर्जर स्वेच्छा से नहीं किया गया, बल्कि कागजी कार्रवाई के जरिए किया गया जबरन कब्जा था। इसके बाद जो डिससैटिस्फैक्शन पैदा हुआ, उसने राज्य में दशकों लंबे उग्रवाद और आंतरिक संघर्ष को जन्म दिया। मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए 1970 तक यानी 23 साल इंतजार करना पड़ा, जिससे लोगों में गहरी नाराजगी फैली हुई थी। ऐसी और जानकारी पाने के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।